मिठोई गांव के बहुत ही सम्मानित किसान भाई और बहनों, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित आदरणीय श्री B.K. पंड्या जी, कलेक्टर जामनगर और जिला विकास अधिकारी मान्य श्री विकल्प भारद्वाज जी, और जामनगर के पुलिस अधीक्षक SP महोदय श्री प्रेम सुख डेलू जी, और हमारे बीच में उपस्थित मान्य श्री रितेश गोहिल जी, जिला कृषि अधिकारी जामनगर, और आत्मा परियोजना के डायरेक्टर श्री केतन ठक्कर जी, अन्य सभी अधिकारीगण और मिठोई गांव के भाई और बहनों, आज आपके बीच में मैं बातचीत करूंगा, संवाद करूंगा, भाषण नहीं, बातचीत। मिठोई गांव में मेरे ख्याल में कोई गवर्नर तो पहली बार आए होंगे, हाँ या ना? ऐसा ही है ना? तो अभी कलेक्टर महोदय से मैं पूछ रहा था कि यहाँ के लोग प्रमुख रूप से क्या काम करते हैं, तो बताया सब खेती बाड़ी करते हैं। तो आप सब खेडूत हैं कि नहीं? तो मैं भी आपके परिवार का मजबूत हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं भी खेडूत हूँ। मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ। अब जो बातचीत आपसे मैं करूँगा, मैं हिंदी में बोलता हूँ, समझ में आता है? मेरी माँ बहनों को भी आता है, समझ तो आएगा। मैं गुजराती समझ लेता हूँ, लेकिन अभी बोल नहीं पाता। अब बोलूँगा तो आप मेरा मजाक करोगे। तो मैं ये भी मानता हूँ हिंदी आप इतनी अच्छी बोल नहीं पाते, लेकिन समझते सभी हैं। तो आपसे मैं दो चार बातचीत करूंगा। पहले वो खेडूत हाथ खड़ा करें जो प्राकृतिक खेती कुछ ही दिनों से अपने खेतों में करते हैं, ऐसे खेडूत। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद, आपके लिए बधाई। तो आपसे अब दूसरा सवाल, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, आपने जब प्राकृतिक खेती शुरू की और उससे पहले आप रासायनिक खेती करते थे, यूरिया DAP जंतुनाशक डाल के, तो अब आपने जो प्राकृतिक खेती शुरू की है, आपकी धरती माँ का स्वास्थ्य सुधरा है कि नहीं सुधरा? लाभ हुआ कि नहीं आपको? आप हाँ या ना? सुधरा है ना? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाकी जो बैठे ना मेरे भाई बहन, इन सबको भी हमने अपने परिवार में जोड़ना है। इन सबको एक ही डर सताता है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। यही है ना? बोलो साहब, सबको ये डर है कि नहीं? लेकिन आज आप इस बात को अच्छी तरह समझो कि उत्पादन कम ओछा होता है जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। आपको वही डर सताता है कि ये प्राकृतिक खेती जैविक खेती ही है, उसमें कुछ होता नहीं तो इन वाली में भी कुछ नहीं होगा, इसलिए आप डर से खेती नहीं करते। लेकिन मैंने खेडूत होने के नाते, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है हरियाणा प्रदेश में, जहां मां भारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडव का, मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो वहां मेरे पास 180 एकड़ जमीन है।
450 गौ माताएं हैं और मैं वही खेती करता था जो आप लोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ये सब डालता था। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। मेरे खेत में जो खेती का कर्मचारी था वो डांगर, धान, चावल के खेत में स्प्रे कर रहा था कि जंतुनाशक का, और वो स्प्रे करते करते बेहोश होकर के गिर गया। तो दूसरा व्यक्ति हमें सूचना देने आया कि वो कर्मचारी था जो स्प्रे करते हुए बेहोश हो गया। हम उठा के लाए, 2-3 दिन इलाज हुआ, उसका जीवन तो बच गया। लेकिन मैंने ये सुना था और पढ़ा भी है, अपने देश में सैकड़ों किसान ये जंतुनाशक का स्प्रे करते करते मर जाते हैं। ये भी कर्मचारी मर जाता यदि दूसरा वहाँ संभालने वाला ना होता। तो मेरे मगज में एक बात आई कि इस दवाई छिड़कने वाले ने इस दवाई को ना पिया था ना खाया था, केवल सूंघने मात्र से बेहोश हो गया। तो मेरे पास उस गुरुकुल में 19 प्रांतों के 1500-1600 बच्चे पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल आवासीय रूप से। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, माता पिता ने एक एक 2-2 बच्चा वो मेरे को सौंपा हुआ, और मैं इनको जो खिला रहा हूँ जंतुनाशक के स्प्रे, यूरिया, डीएपी, जहर, जिसके सूंघने मात्र से बेहोश हो व्यक्ति हो गया, मैं बच्चों के खाने में ये जंतुनाशक सीधी डलवाता हूँ। तो ये तो पाप है और ये पाप मैं नहीं करूँगा। इस घटना ने मेरे को बदला, जंतुनाशक और यूरिया डीएपी की खेती से ये नहीं करनी है, और मैंने वो छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, वो किया मैंने 5 एकड़ में। पहले 2 साल तक मेरे को कुछ नहीं उसमें बचा, कीट पतंग खा गए। न मेरी मेहनत कम हुई, न मेरा खर्चा कम हुआ, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। तो मैंने देखा ये भी खेती लाभकारी नहीं है, इससे भी किसान अपना घर गुजारा नहीं चला सकता। तो इसके बाद फिर प्राकृतिक खेती से मेरा संपर्क हुआ। अब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती दोनों से अलग है। इन दोनों खेतियों में क्या होता है, जैविक खेती में और रासायनिक खेती में, दोनों ही चीजों में बाहर से सामान लाके खेत में डालना पड़ता है। यूरिया बाहर से डालो, डीएपी बाहर से खरीद के डालो, जंतुनाशक बाहर से खरीद के डालो। तो इससे क्या होगा कि किसान जो पैदावार खेत में करेगा, उत्पादन, वो उतना खर्चा उसका हो जाता है। तो उसका खर्चा खत्म नहीं होगा तो उसकी इनकम, आय कैसे बनेगी? यही जैविक खेती में होता है। जैविक खेती में भी गोबर की खाद बहुत ट्रॉली भर भर के डालनी पड़ती, गाड़ियां भर भर के डालनी पड़ती हैं। उसमें भी कोई दूसरे उत्पादन जो बाजारों में मिलते हैं, अब इसमें पोटास लाओ, इसमें ड्राइकोडर्मा लाओ, इसमें ये डालो, वो डालो, ऐसे उसमें भी लागत है और उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं जैविक में। अब ये प्राकृतिक खेती जो है, मेरे से पहले अभी आपके बीच में डॉक्टर केपी बरिया जी ने, जो साइंटिस्ट हैं केवीके में, उनकी बातें सुनी कि नहीं आपने? सुनी? उनकी बातें समझ में आई प्राकृतिक खेती क्या है? तो प्राकृतिक खेती दोनों से अलग है। ये खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इसमें बाहर से कुछ नहीं खरीद के लाना अपने खेती करने के लिए। बस एक चीज है, घर में आपके देसी गौ माता होनी चाहिए,
और आपके घर में नहीं तो गौशाला से उसका छाण गोबर गौमूत्र ले आओ। और एक देसी गाय यदि एक दो खेडूत के पास भी, उससे भी लेकर के अपनी खेती कर सकते हैं। इसमें बाहर की कोई वस्तु नहीं, किसान ही वो चीज पैदा करता है। इसमें थोड़ा गुड़ चाहिए, थोड़ा दाल का बेसन चाहिए। अब दोनों चीज किसान के ही खेत में होती है। और गुड़ नहीं भी होता तो वो इतना महंगा नहीं है जो यूरिया, डीएपी और जंतुनाशक लाते हो। इससे आपने जीवामृत, घन जीवामृत, ये दो ही तो चीज बनानी है। अब ये जो देसी गोमाता है, इसका गोबर गोमूत्र अद्भुत काम करता है, खेती में बहुत बड़ा कल्याण करता है। आप बताओ मेरे को, आपके कौन कौन से घर हैं जिनमें देसी गोमाता पाली हुई है? हाथ खड़ा करके बताओ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत सही लोग हैं आपके बीच में तो बहुत सारे। लेकिन कुछ है जिनके घर में नहीं है। बोलो गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पिएंगे ना गाय पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब, क्यों मेरी बहनों? ना घर में गाय पालते, ना गाय का दूध पीते, और गौ माता की कैसे होगी जय? क्यों साहब? ये है बनावटी बातें, ये नहीं करनी चाहिए। आप खेडूत हैं, किसान हैं, आपके पास धरती माँ है, गाय माँ भी होनी चाहिए। जब ये दो माताएं मिलती हैं आपस में, धरती माँ और गौ माता, तो वहां पर किसान की समृद्धि का रास्ता खुलता है। ये जो देसी गौ माता है, इसी में ये गुण है, बाकी किसी पशु में नहीं। भैंस में नहीं है वो। अच्छा, भैंस किन किन के घर में, वो भी हाथ खड़ा करो। शाबाश करो, इसमें डरने का क्या? मैं भी बहुत पालता था, लेकिन तुम तो भाई पूरे ऋषियों की संतान हो। बड़े कम भैंस रखते हैं, और उसको कम रखो, गाय ज्यादा रखो। क्यों? क्योंकि भैंस का जो पाढ़ा होता ना, वैसा ही दिमाग हो जाता है भैंस का दूध पीने से। देखा ना पाढ़ा उसका, जब वो बच्चा देती है ना, पाढ़ा पैदा होता, उसको एक दिन तो पता ही नहीं रहता तू धरती में आ चुका है या नहीं, उसको नहीं पता। फिर उसको उठाएंगे, जबरदस्ती उसके माँ के नीचे दूध पिलाने के लिए लगाते, पकड़ पकड़ के। ऐसा ही होता है कि नहीं? मैंने भी पाली है पहले। और गाय का जो बच्चा होगा, आप 10 गाय बांधो यहाँ पर लाइन में, 10 गाय, और उधर उसका बच्चा है, छोड़ दो उसको, दौड़ के सीधा दूध पीने अपनी माँ के नीचे जाएगा, सीधा। और इस भैंस के पड्ढे को छोड़ दो, 10 भैंस हो तो सबकी लात खाता फिरेगा। जो लात नहीं मारेगी समझेगा यही तेरे वाली माँ है, तब उसकी समझ में आता अब तू ठीक आया है। तो इसमें इतनी भी अकल नहीं अपनी माँ पहचानने की, तो उसका दूध पी के अकल मोटी हो जाती है, पढ़े जैसी। और गाय की अकल बहुत तेज है। सड़क पे गाड़ी जा रही है, भैंस आएगी, सड़क पे खड़ी हो जाएगी, और आप एक हॉर्न दो गाड़ी का, एकदम गाय एकदम अलग हो जाएगी। होगी कि नहीं बत बोलो? यही तो समझ है उसकी। गाय अपने मालिक को पहचानती, उसके प्रति उसमें बहुत प्यार का भाव होता, उसका दूध अमृत तुल्य होता है, बलवान बनाता, बुद्धिमान बनाता बच्चों को। तो खेडूत के घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पी के बलवान बुद्धिमान बनेंगे, और चुस्त बनेंगे, मेधावी बनेंगे। इसलिए गाय घर घर में आप जरूर रखिए, और देसी गौ माता। पहले मेरे को भी नहीं पता था, जब जब पता लगा ये इतनी गुणों का भंडार है। मेरे पास इस समय लगभग 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं,
और उनमें माइक्रोबायोलॉजी के भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको, ये जो देसी गाय है, देश में जितनी भी गाय है, गिर है, कांकरेज है, अपना साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, अंगोल, गंगा तीरी, ऐसी 45 ब्रीड है अपने देश में, अलग अलग प्रांतों में। लेकिन इनके दूध, गोबर, गोमूत्र में गुण सब में एक जैसे हैं। मेरे पास में हॉस्टन फ्रीजन जर्सी भी गाय में पालता था, क्योंकि मेरे पास बहुत देश के बच्चे पढ़ते हैं, उनके दूध के लिए मैंने वो पाली और इतनी अच्छी मैंने उनकी ब्रीड बनाई अपने हाथ से। मेरे को ब्रीड नस्ल बनाना भी आता, बहुत अच्छी नस्ल बनाई। इस समय मेरी हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय जो थी वो एक दिन में 55 लीटर दूध देती है, 55 लीटर। और ऐसी मेरे पास 20 गाय हैं, जो एक गाय आपके हिसाब से 2 मन दूध देती रोजाना, 40-45 किलो। लेकिन जब मैंने पता लगा वैज्ञानिक ढंग से इनका गोबर, गोमूत्र इतना गुणकारी नहीं, दूध भी नहीं, तो वो मैंने घटा दी और मैं घटा रहा हूं उनको और देसी बढ़ा रहा हूं। अब देसी गाय गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, लाल सिंधी, 6 नस्लें मेरे पास। और उन 6 देसी गायों में भी एक भी गाय मेरी 12-13 लीटर से कम दूध नहीं देती और 22 लीटर तक की देसी गाय मेरे पास दूध देती, 22 लीटर एक दिन में। तो अब अपना जो ना गुजरात सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा एक कल्याणकारी काम किया खेडूत के लिए, उसकी जानकारी आप सबको भी होनी चाहिए। अब एक सेक्स सॉर्टेड सीमन आया है। वो क्या है, अपनी गाय का जब बीज दान करते हैं तो सेक्स सॉर्टेड सीमन लगेगा तो उससे बछड़ी ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा नहीं होगा, बछड़ियां ही पैदा होंगी। अब आपके यहाँ, मैंने अपने यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पिछले साल 100 गायों को वो सीमन लगाया, सेक्स सॉर्टेड सीमन, उससे बीज दान कराया। और उसका परिणाम क्या हुआ, 100 में से मेरी 92 बछड़ियां पैदा हुई एक ही साल में। ये सच्चा मैं प्रमाण हूं इसका, एक ही साल में। और मेरी गाय क्योंकि बहुत दूध वाली अच्छी है, 12 से तो 13 लीटर से नीचे कोई देसी गाय नहीं है और 22 लीटर तक की है। अब उनसे जो बछड़ियां आई हैं वो एक एक बछड़ी पैदा होते ही 1 लाख रुपए की है, उसी दिन 1 लाख रुपए की, लोग देने के लिए तैयार बैठे। अब आप खेडूत से मैं कहता हूं, आप ये रास्ता अपनाएंगे तो आपकी आय बढ़ेगी कि नहीं, इनकम बढ़ेगी कि नहीं। और उससे 2 काम होंगे, ज्यादा दूध होगा, आप बच्चों को पिलाएं, बाकी को बेच दें, उससे आय बढ़ेगी। उसके गोबर गोमूत्र से, छाण से, गोमूत्र से खेती बाड़ी करो, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके खर्चे खत्म होंगे, यूरिया नहीं लाना पड़ेगा, डीएपी नहीं डालना पड़ेगा, जंतुनाशक नहीं डालना पड़ेगा, कोई खर्चा वो कम हो जाएगा आपका। और आपकी धरती माँ जो है, खेत की धरती, वो उपजाऊ बनेगी। आने वाली पीढ़ियां, जो आपके पोते बच्चे, आगे बच्चे आएंगे, वो सब आपको सलाम करेंगे, हमारे बड़े ले कितने अच्छे थे जिन्होंने इतनी बढ़िया उपजाऊ जमीन हमको दी है, धरती के नीचे का पानी बचा के दिया है, शुद्ध हवा दी है, पौष्टिक आहार दिया है। और अब जो आप खेती करते हैं ना रासायनिक, इससे तो कैंसर, आप सब बोलो मेरे पीछे, बड़े जो बड़े लोग बैठे हैं ईमानदारी से, आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? बोलो, नहीं थी ना।
ये डायबिटीज है, इसको जानता था कोई? शुगर, हार्ट अटैक, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, ब्रेन ट्यूमर, ये सब कोई बीमारियां थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध था, हमारे खान पान में जहर नहीं था। अब जो आप पैदा कर रहे हो खेतों में, इस सब में जहर है, और ये जहर हम लोगों को थोड़े से पैसे के लालच के लिए खिलाते हैं। कितना बड़ा पाप कमाते हम। मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, घर में एक कैंसर का मरीज पैदा हो जाए तो उस घर में शांति बचती है क्या? उस घर में धन बचता है क्या? उनके रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं। कितनी अशांति कौन पैदा करता? हम। थोड़े से लालच के लिए कितने लोगों के जीवन को उजाड़ रहे हैं। हमने जीवन देना है, लेना नहीं है। लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं है। धरती माता को उपजाऊ बनाना, बंजर नहीं बनाना है। पानी को सुरक्षित करना है, पानी को हमने अशुद्ध और बर्बाद नहीं करना है। लेकिन ये जो रासायनिक खेती हम करते हैं, इसमें सारी बुराइयां हैं। ये हिंसक खेती, हिंसक, इसमें प्राणियों को मारने का प्रोग्राम चलता। अच्छा बताओ, बोलना, चुप नहीं बैठना आपने। जब आप खेत में जंतुनाशक डालते हो या यूरिया डीएपी डालते हो, उससे जीव मरते हैं या जिंदा होते हैं? बोलो भाई, मरते हैं ना। तो आपने तो मारने का काम किया, और हम क्या करते हैं? हम सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने का काम करते हैं, अलसिया को बढ़ाने का काम करते हैं। मित्र जीव, मित्र कीट जितने धरती में पैदा होंगे, शत्रु कीट का वो भोजन बनेंगे। वो हमारा काम नहीं, वो उनका है। ये प्रकृति का नियम है, भगवान की व्यवस्था। हम क्यों मारे? जो जिसका भोजन है प्रकृति में, वो उसका करे। हम इसके पाप के भागी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकृति में सूक्ष्म जीवाणु जो है वो कहां से मिलेंगे? ये टेक्नोलॉजी है प्राकृतिक खेती की। ये जो देसी गोमाता है, इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु, 300 करोड़ 1 ग्राम में। और देसी गोमाता 24 घंटा में 10 किलो गोबर देती, लगभग 10 किलो गोमूत्र देती। तो 1 ग्राम में 300 करोड़ हैं, तो 10 किलो गोबर में कितना सूक्ष्म जीवाणु होंगे? 30 लाख करोड़। और 30 लाख करोड़ जो सूक्ष्म जीवाणु 24 घंटे में गाय देती गोमाता। और वो सूक्ष्म जीवाणु एक प्रकार के नहीं होते, सैकड़ों प्रकार के। वो सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जीवामृत जब हम बनाते हैं, उनको गुड़ खाने को देते हैं, बेसन देते हैं, तो बेसन से उनकी ताकत बढ़ती, उसमें प्रोटीन है। और गुड़ से वो संख्या बढ़ती है। और कितनी संख्या बढ़ती है? माइक्रोबायोलॉजी के वैज्ञानिक बोलते हैं उस ड्रम में हर 20 मिनट में डबल होते हैं, हर 20 मिनट में डबल। यानी कि 30 लाख करोड़ 10-20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़, फिर 120 लाख करोड़, ऐसे 72 घंटे तक ये बढ़ते। और उस समय हमने खेत में उसको स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खुले पानी से खेत में भेजना। अब जब वो खेत में जाएगा तो वहां मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मिट्टी में हजारों लाखों सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग। फिर इन दोनों सूक्ष्म जीवाणु का आपस में मेलवन होता है। मेलवन समझती माताएं? 1 क्विंटल दूध में आप 100 ग्राम दही छोड़ दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? वही काम इसका धरती में होता है। जब ये गोमाता का छाण, गोमूत्र
जीवामृत और घन जीवामृत बना के खेत में जाएगा। वो समझ लिया था ना डॉक्टर साहब से आपने। तो वह मेलवन होके धरती में इतने सूक्ष्म जीवाणु होंगे, इतने मित्र कीट होंगे कि वो शत्रु कीट को अपना भोजन बना लेंगे और वो बढ़ जाएंगे। और ये मित्र कीट जो है, बैक्टीरिया जो है, ऐसे भी इसमें बैक्टीरिया देसी गोमाता के छाण में, ये जो आकाश है ना जो हम देखते हैं, इसमें 78.5% नाइट्रोजन है। जो यूरिया आप खेत से ना शहर से खरीद के लाते हो ना, इस हवा में भी 78.5% नाइट्रोजन है। और गोमाता के पेट से निकले हुए ऐसे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आंख से नहीं दिखते, जो हवा से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उनको खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे। और ये जो जब बारिश होती है ना किसान भाइयों, और आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, एक बार बिजली कड़कती है तो हजारों टन यूरिया आकाश में बनता है, हजारों टन। और जब बारिश की बूंद धरती में गिरती है तो वो धरती में नाइट्रोजन बरसता है। ये भगवान का नाइट्रोजन है, उसका बनाया हुआ। आप देखते हो कि नहीं, जब बारिश होती है तो 3 दिन में ही फसल की रंग बदल जाता है। नहीं समझ रहे? 3 दिन में पौधों का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है? कि उनको भगवान का, प्रकृति का बनाया हुआ यूरिया मिल गया। ये जो यूरिया आप डालते तो जहर वाला आदमी का बनाया हुआ है, वो भगवान का बनाया हुआ है। तो हमने पूर्णता की ओर जाना। ईश्वर पूर्ण, भगवान पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण। आदमी अपूर्ण, अल्पज्ञ, तो इसकी रचना भी अल्पज्ञ ही है। ये पूर्ण नहीं हो सकता कभी। तो और ऐसे सूक्ष्म जीवाणु देखो धरती में, ये बहुत समझदारी से सुनिए आप किसान भाइयों। ये जो आपको आए दिन बताते ना वैज्ञानिक, इस खेत में पोटास की कमी होगी, इसमें फास्फोरस की कमी होगी, इसमें जिंक की कमी होगी, इसमें फलानी कमी होगी, बाजार से खरीद के लाओ। लाते हो क्या नहीं? ये कतई गलत है। सब कुछ धरती माता में है। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि जो पौधे को भोजन चाहिए, वो सारी चीजें धरती माँ में हैं, आपके खेत में हैं। लेकिन वो सारे जो खनिज हैं धरती में, वो जड़वत हैं, वो सुप्त अवस्था में है। वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। पौधे का भोजन बनाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीवाणु, अळसिया, मित्र कीट। जो धरती में खनिज है, जब मित्र कीट पैदा होंगे, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, तो वो उसके धरती में पड़े फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन को खाते हैं, तोड़ते हैं। वो पौधे का भोजन बना के पौधे को देते हैं। अब जितने सूक्ष्म जीवाणु धरती मिट्टी में होंगे, जितना अळसिया ज्यादा होगा, जितने मित्र कीट होंगे, उतना ही पौधे का भोजन ज्यादा बनाएंगे और उससे आपकी फसल अच्छी होगी। आपकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी। और आप क्या काम करते हो? आप करते हो उन सूक्ष्म जीवाणु जो आपके मित्र हैं, जो आपके रक्षक हैं, जो आपका भला करते हैं, आप उन्हीं को मारते हो, उन्हीं को खत्म करने का काम करते हो रासायनिक खेती से। अच्छा, बाजार अपने खेत से एक अळसिया पकड़ के लाओ। वैसे तो अळसिया है ही नहीं आपके खेत में, सब मर गए। लेकिन कोई कोई बचा है, उस अळसिया को ये जो है ना मेज, यहाँ पे रखो टेबल पे, और उसके ऊपर यूरिया डालो। बताओ मरेगा या जिएगा? मरेगा। क्यों साहब? ये डालते ज्यादा ही, बोलते ही नहीं बीच वाले। मरेगा बचेगा? भाई बोलो, कमजोर विद्यार्थी हो।
अब ये क्लास चल रही, मेरी समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? सब समझ में आ रही, मगज में बैठती है? तो आप बोलोगे तो मेरे को पता लगेगा कि कलेक्टर साहब ने इंटेलिजेंट विद्यार्थी बिठाए आज मेरे आगे। नहीं बोलोगे तो मैं कैसे मानूंगा? तो अलसिए पे यूरिया डालोगे जिएगा या मरेगा? और उस पे गाय का गोबर छान डालोगे तो जिएगा और परिवार भी बढ़ाएगा। ये है अंतर। अब ये अड़सिया तो आंख से दिखाई देता इतना बड़ा है, लेकिन जो गौ माता के छान में गोबर में सूक्ष्म जीवाणु वो तो आंख से भी नहीं दिखते। वो तो इतने सूक्ष्म जीव, वो तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखते हैं। वो कैसे बचेंगे जब ये इतना बड़ा भी नहीं बचता यूरिया डीएपी से? वो सांप को भी मार देता है। ऐसे ऐसे है ना दवाइयां आपके पास में, बड़ी अच्छी दवाइयां आपके पास, ऐसी दवाई हैं आप इतना बड़ा बड़ा घास है बड़ा बड़ा, और उसमें आज स्प्रे करो 2 घंटे के बाद बेचारा वो मुरझा के गिर जाता, 3 दिन में सूख ही जाता है ना? क्या बोलते हैं उसको? राउंड अप है। एक ही राउंड में समापन समारोह, राम नाम सत हो जाती उसकी। आप कतई नहीं सोचते दिमाग से कि जो राउंड अप एक बार में इतने बड़े खिलते फूलते जीवित पौधे को एक ही दिन में खत्म कर देती है, तो वो धरती माँ को कैसे जिंदा छोड़ेगी? वो खत्म कैसे धरती के पोषक को नहीं खत्म करेगी? क्यों नहीं सोचते आप इसको? और वो सूक्ष्म जीवाणु जो उन पौधों का भोजन बनाते थे वो कैसे बचेंगे उसमें? आपकी धरती सारी पत्थर हो गई, बंजर हो गई, बिन उपजाऊ हो गई। आने वाले बच्चों को ना आप बढ़िया धरती दे के जाओगे, ना धरती के नीचे पानी छोड़ा। क्योंकि मैंने कल दिखाया था, हम यहाँ जामनगर में थे, कलेक्टर साहब और हम सब। आपके पास तो सिस्टम नहीं है, नहीं मैं दिखाता आपको वीडियो कि मेरे 1 एकड़ खेत में 15-20 लाख हड़सिया काम करता। ऐसे चलते हम पैदल नहीं घूम सकते मेरे खेत में। जब वर्षा होती है तो मेरे खेत में पैदल नहीं जल सकते, जो पैर टिकेगा तो अलसिया पे जाएगा, इतना अलसिया है। मेरे खेत की मिट्टी में इतने सूक्ष्म जीवाणु कोई उनकी गिनती कर ही नहीं सकता। और उसका परिणाम है कि मेरे खेत में जो धरती मेरी बंजर थी, वीरान थी, आज वो धरती सोना बन गई। किसने बनाई? गौ माता के छानने और गौमूत्र ने। ये इन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, वो इसमें अपना परिवार बढ़ाते हैं। अलसिया तुमने दिखता ही नहीं अब खेतों में, क्योंकि सब मार दिया। जो वही नहीं दिखता तो सूक्ष्म जीवाणु कहाँ से दिखाई देंगे? वो भी खत्म हो गए। तो धरती बंजर हो रही है। समय ऐसा आएगा यूरिया डीएपी डालने के बाद भी कुछ नहीं पैदा होगा। मैं कल बता रहा था, डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की 1960-70 के दशक के बीच में, तो उन्होंने बहुत थोड़ा यूरिया डालने का हमें प्रावधान किया था। 1 हेक्टेयर में कुल 13 किलो। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालना था, बस इतना उन्होंने बोला था। और हम उस समय के लोगों से पूछते, मैं छोटा था, हम बिल्कुल इतना ही डालते थे। पैदावार बहुत होती थी, बहुत उत्पादन होता था। आज मेरे हरियाणा प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ, पंजाब में, 1 एकड़ में जब आलू लगाते हैं ना, आलू पैदा करते हैं, जो आप खाते हो बड़े शौक से। वो मैं नहीं खाता उसको बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा वो जब कैसे पैदा करते हैं। 1 एकड़ में 13 थैले यूरिया डीएपी डालते हैं 1 एकड़ में, और धरती को वाइट सफेद बना देते हैं। फिर आलू लगाते हैं। बताओ उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर हुए बिना बच सकता है क्या? नहीं। और वो आलू 10 दिन बाहर नहीं रहता, पानी छोड़ देता हो।
और मेरे खेत में जो आलू होता वो 6 महीना भी बाहर पड़ा रहता, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। इतनी उसमें वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति है। तो यही हाल पूरे देश में बन गया। आज यूरिया डीएपी बढ़ रहा है। पहले से ज्यादा डालते हो ना आप भी, या कम कर दिया? ज्यादा डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी धरती बंजर हो चुकी है, इसलिए ज्यादा डालना पड़ता है। कल मैं पूछ रहा था, अपने डायरेक्टर महोदय बैठे केतन भाई हमारे बीच में, इस समय हमारे गुजरात की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे है पूरे गुजरात में। ये जो ना प्राकृतिक खेती करते हैं आगे वाले किसान, इनके खेत में जाओ, इन सब का ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी में है। इनका सब का कार्बन 1 के लगभग होगा, है ना? आप में किसी ने जांच कराई है जो प्राकृतिक खेती करते हैं? आप बताएं प्लीज, खड़े होकर बोलो, इसे थोड़ा पता लगेगा। है आपकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन क्या? थोड़ा अपनी गुजराती में बताओ, नो प्रॉब्लम। જય ગૌ માતા મેં 2 વર્ષ પહેલા કરાવેલી છે લેબ, 1.6 આવ્યા હતા। वो 1.6, ताली बजाओ। 2 बरस पहले कराए इन्होंने, वो 2 बरस पहले। अब कराएंगे तो 1.6 नहीं, वो 2 से भी ऊपर गया होगा, 2 से भी। ये जो है 1.6 ऑर्गेनिक कार्बन, ये जंगल की मिट्टी में होता है। इतनी उपजाऊ इनकी धरती बन गई है। और आपकी धरती सब जितने बैठे हो ना रासायनिक वाले, 0.4 है। और यहाँ वैज्ञानिक जो बैठे हो उनको पता है, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.55 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है, बर्बाद हो गई हो, उसमें कुछ नहीं है। यूरिया डीएपी और बढ़ाना पड़ेगा, और एक समय आएगा जब यूरिया डीएपी लगाने से भी कुछ नहीं पैदा होगा, ऐसी धरती बन जाएगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। आप सारी धरती में एकदम मत करो। आप कम से कम अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, परिवार को तो जहर मत खिलाओ। अपना उतनी तो खेती कर लो जो आपके घर के बच्चों को शुद्ध मिल जाए। मैं हिमाचल प्रदेश में था ना गवर्नर 4 साल। कल मैं बता रहा था, वहाँ सेब मैं भी बड़ी खुश होके खाता था, जैसी लाल लाल है ऐसी बन जाओगी खा के। लेकिन पता लगा इसमें तो 16 बार जहर डाला जाता है। मैंने सेब खाना ही छोड़ दिया, इतना जहर उसमें पड़ता है। फूल लगने से लेके टूटने तक 14 से 16 स्प्रे होते हैं सेब में। तो मैं वहाँ देखता था, लोग शरीर गले हुए थे, स्प्रे करते उनके शरीर पे, चर्म रोग सभी पे लगभग। तो मैं उनसे पूछता था, जब तुम अपने आंखों से हाथ से जहर डालते हो, तुम इसको क्यों खाते हो, इतने जहर वाली चीजों को? तो मेरे को पता क्या बोलते, जी हम नहीं खाते, हमारे तो देखो ये 4-5 पेड़ अलग हैं और इनके नीचे जो सब्जी वो भी अलग करते हैं, हम नहीं खाते। मैं कहा और क्या करते हो? ये तो आपके लिए भेजते औरों के लिए बाजार, ये बोलते थे। उनको पता है। और उसके बाद भी वो गले पड़े थे, क्योंकि वो उनके हाउस जो ना वो छोटी छोटी जमीन है उन पे, जितना में ये लगा ना शामियाना, इतनी छोटी छोटी पहाड़ों में जगह होती है, उसी में वो खेती करते हैं बेचारे। और उसमें वो ग्रीन हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस, उसमें स्प्रे करते हैं, वो तो बाहर भी नहीं जाता। उससे उनके शरीर में 20 बीमारियां होती थी बेचारों की। तो कहते कि खाते तो हम अपना घर के लिए वही है, लेकिन ये छिड़काव में इतनी बीमारियां हो जाती। तो आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि आप जब अपने इतना करो जो आपके घर परिवार के लिए हो, तो आपको 2 साल में उस धरती की गुणवत्ता का भी पता लगेगा और ये खेती करनी आ जाएगी। फिर धीरे धीरे बढ़ा लो।
अब मैंने पहले साल 5 एकड़ में किया था। 180 एकड़ जमीन मेरे पास है कुरुक्षेत्र में, 180 एकड़। अब मैं सारी में प्राकृतिक खेती करता हूँ। 5-6 साल से एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक में नहीं डालता। और मेरी सारी धरती की गुणवत्ता ऐसे होगी जैसे भाई ने अभी आपके बीच में बता, बंधु ने, जैसे इनकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन वैसे मेरा भी 1.7 तक गया मेरा ऑर्गेनिक कार्बन अब तक। और वो हर साल बढ़ता है। और वो बढ़ता तो मेरा उत्पादन भी हर साल बढ़ता है। हर साल मेरा उत्पादन बढ़ता है। डांगर बहुत होता हमारे यहाँ। डांगर समझते हो ना, धान चावल। 35 क्विंटल प्रति एकड़ मैंने पैदा किया। 35 क्विंटल एक एकड़ में। और उसमें रासायनिक वाला जो करते हैं उनका होता 28-30 क्विंटल। रासायनिक वाले जो करते हैं हमारे यहाँ, मेरा 35 क्विंटल एक बार। वो पानी 100% यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैं 50% पानी देता हूँ, आधा। उनका खर्चा एक एकड़ में 20,000 रुपये आता है एक एकड़ में, और मेरा खर्चा 2,000 रुपये आता है। क्योंकि वो जीवामृत में गुड़ वो डालने में इतना ही पैसा लगता है, 2,000 रुपये पूरी फसल का। अब बताओ लाभ मेरे को है रासायनिक वालों को है। और मजे की बात, वो चावल उन वाला जो रासायनिक वाला खाएंगे वो कैंसर से मरेंगे, और मेरा चावल खाएंगे तो ओलंपिक में पहलवानी करेंगे। ये अंतर नहीं है क्या? और धरती माँ सुधरेगी, पानी बचेगा, हवा बचेगी, पर्यावरण बचेगा। तो हम बहुत पाप करते हैं जो ये रासायनिक खेती करते हैं। हम प्राणियों की हत्या करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं। हमने ये अधिकार भगवान ने हमें नहीं दिया है। हमारा काम है जीवन देना, लेने का अधिकार हमें नहीं। जब हम जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का क्या अधिकार है? यही पाप है। और हम फिर पूजा पाठ भी बहुत करते हैं मंदिरों में जाके। भगवान पूछेगा मैंने धरती पे इतने प्राणी बनाए और सबका अपनी जगह उपयोग है, वो तूने सब मार दिए, तो हमारी प्रार्थना काहे की सुनेगा वो? हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा वो। हमारा काम है लोगों को जीवन देना। और हमने सब लोग कैंसर करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं, किसी को डायबिटीज करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं। पहले हार्ट अटैक सुनते थे 60-70 साल के किसी किसी को हो जाता था। अब तो 20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक होता है, और 4-5 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये पाप जो है ये इस रासायनिक खेती का परिणाम है। आज हमारी माँ के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, गौ भैंस के दूध में भी यूरिया मिलता है। आज हमारे जो खेती के उत्पादन है उनको विदेश का कोई लोग नहीं खरीदते। हमारे जो पैदावार वो बाहर के मुल्क नहीं खरीदते। क्यों? जब टेस्टिंग होती है तो उसमें यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक मिलते हैं। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे इस जहर को। ये यही खाने की हिम्मत रखते हैं भारत वाले इसको। तो हमने सोचना चाहिए, और इसी का परिणाम है कि बाहर हमारा निर्यात नहीं होगा तो हमारे उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता, और किसान की लागत बढ़ती, मूल्य नहीं मिलता, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ये हमने सोचना चाहिए। आज भाई और बहनों, प्राकृतिक उत्पादन की इतनी डिमांड है, लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें जहर नहीं है। वो डबल रेट पे खरीदने को तैयार है। और उत्पादन जैविक खेती में घटता, प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। क्यों जी? आपका उत्पादन घट गया क्यों भाई किसान भाइयों? ये देखो, ये कह रहे हैं हमारा बढ़ता है, ये मेरा भी प्रमाण, हर साल बढ़ता है। भाई धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता गिरेगी तो उत्पादन घटेगा। आप जितने रासायनिक खेती करते हो आप तो गुणवत्ता घटाने का काम करते हो।
जो सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, अळसिया जो आपकी धरती का गुणवान बनाते हैं, उनको आप मारने पे लगे हो। कितना गलत दिशा में हम जा रहे हैं। अब साइंटिस्टों ने बताया कि ये जो यूरिया डीएपी है ना, ध्यान करो इस बात को, ये भी पौधे का भोजन अपने आप नहीं बनता। ऐसे धरती में बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु हैं जो यूरिया डीएपी को खा के पौधे का भोजन बनाने का काम करते हैं। अब वही बैक्टीरिया नहीं बचेंगे तो आपका यूरिया डीएपी खेत में पड़ा रहेगा, पौधे का भोजन कैसे बनेगा जब बनाने वाले नहीं होंगे। मैं यही बात लोगों के बीच में कहता हूँ। ये मेरी बहनें बैठी ना यहाँ, मेरी बहनों, आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं? यह इनका यूं ही काम चला रखा है रसोड़ा है? तो अब सुनो ध्यान से, बहुत समझ में आएगी बात आपकी। आपके घर में रसोड़ा है और उस रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है आपके पास, सब सामान है। उसमें आटा दाल भी है, सब्जी भाजी भी है, घी चावल भी है, तेल भी है, मोदी जी की दी हुई गैस भी है कि नहीं? सारी चीज है आपके पास, लेकिन भोजन बनाने वाला नहीं है। तो क्या भोजन बन के अपने आप रसोड़ा से बाहर आएगा? बोलो। भोजन बनाने का तो सारा सामान है, लेकिन कुक भोजन बनाने वाला नहीं है, तो अपने आप भोजन बन के बाहर, समझ में आ गई ना? ऐसे ही धरती माता में पौधे का भोजन बनाने के सारे खनिज हैं। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ है। लेकिन उन खनिज से भोजन बनाने वाले जो हैं वो मार दिए अपने सारे। नहीं आई समझ में? कमजोर विद्यार्थी हो बोलो। आई ना? आई। सामान भोजन बनाने का जैसे रसोड़ा में है, लेकिन हमारी माँ, बहन, भाई, बंधु कुक रोटी बनाने वाला, भोजन बनाने वाला नहीं होगा तो वो सामान होते हुए भी भोजन नहीं बनेगा। ऐसे ये धरती जो खेत है आपके, इसमें सब सामान है पौधे का, लेकिन उसका भोजन जो पौधे का बनाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, वो कुक है, वो रसोइया का काम करता है। महाराज का काम वो करते हैं, वो हमने मार दिए। ये किसकी अकल में नहीं आती बात, समझ ही नहीं रहे लोग को इस बात को, और बर्बादी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मैं यही तो बात कहता हूं, जंगल में यही तो नियम काम करता है। जंगलों में आप जंगल में जाते, बताओ वहां यूरिया कौन देता, डीएपी कौन देता है, जंतुनाशक कौन डालता है, गोबर का छान कौन डालने जाता वहां, गोमूत्र कौन देता है, पानी कौन देने जाता जंगल में? और सारे पेड़ हरे भरे खड़े हैं। जब फल का समय आगा फल से लद जाते हैं, और किसी पत्ते को तोड़ो उसमें किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है। भाई जब प्रकृति, भगवान वहां सारे सिस्टम को पूरा करता है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगा? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है, ये है नेचुरल फार्मिंग। ये तब होगी जब आप इसे छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये सारा दिन ट्रैक्टर घुमाते फिरते हो खेत में, जुताई जुताई जुताई, उससे धरती बर्बाद कर दी। आपको पता होना चाहिए, जब ये सूर्य है ना, तापमान 35 डिग्री 35 डिग्री से ऊपर होता ना, धरती तपती है, और आपने जुताई करके छोड़ दी, इस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन सारा उड़ के आकाश में चला जाता, वहां ग्लोबल वार्मिंग और धरती बंजर होती है। जंगल की जुताई कौन करता? कोई भी नहीं। जंगल की जुताई करता अळसिया, जंगल की जुताई करता सूक्ष्म जीवाणु, जंगल की जुताई करते मित्र कीट। नहीं आई समझ में? हाँ, आप खेत में जुताई कम से कम करो।
बहुत कम से कम उसको ट्रैक्टर उसमें घुमाओ। आप कुछ दिन देखना, 2-3 साल प्राकृतिक कृषि के 5 आयाम जो अभी डॉक्टर साहब ने बताए होंगे ना, बरिया साहब ने, वो करो। 3 साल के बाद आपकी धरती बिल्कुल मुलायम बन जाएगी। इसमें जितना बारिश बरसेगी सारा पानी धरती माँ के पेट में अपने आप पी जाएगी। उसमें अड़सिया का भंडार बनेगा, सूक्ष्म जीवाणु आएंगे, जंगल की तरह धरती बनना शुरू होगी और हर साल आपका उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटती जाएगी। ये प्राकृतिक खेती का नियम। पहले 1-2 साल आपको इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि आपको खेती करनी नहीं आती। दूसरा दिक्कत ये आएगी कि आपको उसमें पहली बार घन जीवामृत ज्यादा डालना पड़ेगा, 1 टन के लगभग। क्यों? क्योंकि उसमें बचा कुछ नहीं है, उसमें दोबारा जीवाणु पैदा करने हमने, इसलिए उसमें जीवाणु ज्यादा डालो। जीवामृत जो है 1 ड्रम की बजाय 2-3 ड्रम 1 एकड़ में छोड़ दो 1-2 साल। और घन जीवामृत वैसे तो 2 क्विंटल मैं खेत में डालता हूँ अपने में साल, एक फसल में, लेकिन आपने वो 1 टन डालना पहले साल। क्यों? ताकि वो जल्दी उत्पादन करे। पहले ही साल उतनी पैदावार होगी जितना रासायनिक से होती। आप इसको करिए। और आपके गामड़ा में कभी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग वाले कोई लोग आए हैं क्या? नहीं आए? आए हैं? हाँ बोल रहे, कुछ कह रहे ना। वो बाहर शहर में घूमने चले होंगे वो पीछे वाले, जब ट्रेनिंग वाले आए। तो अब की बार फिर कराओ जी दोबारा, आप ये बहुत सीखेंगे। अच्छा, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उससे पहले आपके गामड़ा में देखो, आपने बुलाया नहीं, मैं तो अतिथि हूँ। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है कि नहीं? मैं बिना सूचना के ही आ गया आपके गांव में। तो अब गांव में आया हूं तो कुछ दान दक्षिणा दे के भेजोगे, यूं ही भेजोगे? क्यों भाई, कुछ देना चाहिए ना। तो मेरी दान दक्षिणा पता क्या है? आज ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के इतनी लंबी बातचीत मैंने की, मेरे से पहले डॉक्टर KP बरिया जी ने की। आपकी समझ में तो आई होंगी ना ये बात, वैज्ञानिक बात। तो अब समझदार वो लोग होते हैं जो अच्छी बात को तत्काल स्वीकार करके शुरू कर देते। अभी मैं रात को ठहरा हुआ था यहाँ आपके रिलायंस के इस सिस्टम में। अब देखो किसान भाइयों, एक धीरू भाई अंबानी, जैसे आप और हम ऐसे ही तो थे, गांव में पैदा हुए। उसके पिताजी भी हल चलाते थे। धीरू भाई अंबानी जी के पिता भी हल चलाते थे, गाय भैंस पालते थे। आप और मेरी तरह खेती करते थे ना वो। लेकिन उस आदमी ने सोच बदली, और पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं, केवल 10वीं पास थे, और एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करते थे। क्या काम था? लेकिन एक आदमी का विजन, सोच, उसने जो बढ़ने का लक्ष्य लिया, मैंने बदलना समाज को। आज कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रहे। आज भारत में जितनी गाड़ियां चलती हैं, हर 3 गाड़ी में से 1 में पेट्रोल डीजल इनके यहाँ का पड़ता है। तो ये सब सोच तुम भी तो हम कर सकते हैं पैदा। आप खुद काम करेंगे, नई नई एक्सपेरिमेंट करेंगे खेत में, तो बच्चे देख के नया काम करेंगे। अब ऐसे किसान हैं मेरे बंधु, कल हम मिले थे आपसे, आप लगभग 10 लाख 8-10 लाख 1 एकड़ में कमाते हैं प्राकृतिक खेती से। आपने बताया था ना कल, है क्या नाम? विशाल पटेल। आपका नाम है ना विशाल? वो आज आए नहीं? दिल्ली भाई आप। तो आप कितना कमाते हैं प्राकृतिक खेती में प्रति एकड़? है जी कितना? मैंने ये साल मूंगफली वाई थी, तो मूंगफली
એક 27 મણ વીઘે થાય છે અને 4000 રૂપિયાના ડબ્બા લેખે હું વેચાણ કરું છું. મારું તેલ પણ વેચાઈ ગયું છે. बहुत अच्छा। तो आप भी ये काम कर सकते हो ना जो ये कर रहे हैं। ऐसे गुजरात में अब कई 100 किसान, अब आपकी जानकारी में लगभग 9.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं गुजरात में। आप सबसे मेरी दक्षिणा यही होगी कि आप संकल्प लेके जाएं कि अब हम प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। इतनी दूर से मैं चल के आया हूं, तो ये दक्षिणा दोगे कि नहीं? जो जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो। वाह भाई, इनके लिए अब आप भी ताली बजाओ। कुछ बीच में छुप गए, मेरे को दिखाई दिया। मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं सारी जिंदगी। कुछ ऐसे कमजोर विद्यार्थी जो नीचे की ओर हो गए। इसका मतलब अभी वो जहर खिलाएंगे लोगों को। अमृत खिलाओ, पुण्य मिलेगा। ये जहर खिलाओगे तो पाप होगा। बदलो इसको और इतना करो जो आपके बच्चों के लिए खिला सकते हैं। और मेरा आग्रह